बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत उन किरदारों के दरमियान घूम रही है जिनका सियासत से तो किसी तौर ताल्लुक रहा, मगर उनका ताल्लुक हाल से नहीं माजी से है। पाकिस्तान के माजी के चंद किरदार पाकिस्तान की हाल की सियासत के ऊपर क्यों और कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, इनमें कौन सी बड़ी अहम शख्सियात हैं, इसके ऊपर मुकम्मल तफसील हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके साथ हम ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का मामला है या सोशल मीडिया की जो बंदिश का मामला है, वो मामला कम और एक मुअम्मा ज्यादा बनता चला जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आईटी एक डिफरेंट अपना स्टेटमेंट पेश करती हैं, जबकि जो पीटीए का इदारा है चेयरमैन उसके, वो एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। सोशल मीडिया की बंदिश क्यों है? फायरवॉल की तनसीब हो चुकी या फिर सबमरीन केबल का वाकई कोई इशू है? आखिर अवाम को सच से दूर क्यों रखा जा रहा है? क्या वजूहात हैं? आईटी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे इस पूरे मामले के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जिसके अंदर चंद किरदारों का इजाफा हुआ है। आमिर साहब, कल तक या चंद घंटे पहले तक माजी के किरदार जनरल फैज़ हमीद वो ट्रेंड कर रहे थे, मगर अब बाजवा साहब ने अपनी एंट्री दे दी है। जी, ये फैशनेबल पहले तो जनरल फैज़ का चल रहा था, ये अभी एक नया फ्लेवर उसके अंदर आ गया, आइसक्रीम आइसक्रीम के फ्लेवर्स नहीं होते, तो वो है जनरल बाजवा साहब का, कि दरमियान में नरम गरम उनके मुतल्लिक होता रहता है। कभी जो है बुनियादी तौर पे तो मुनाफिकत का एक रवैया है कि जो चला जाता है उसके खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, और जो आने वाले को वो एक पेज से आप यकजान दो कालब वाली स्टेज आ गई है। तो ये जो एक मुख्तलिफ किस्म का रवैया है कि पिछले चंद दिनों से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक बड़ी खौफनाक किस्म की जो है एक कैंपेन ही मैं कहूँगा वो चल रही है, जिसका पता नहीं शख्साना किस बात का है और ये किधर जाएगी बात। क्या उनको भी सवाल ये है कि जनरल फैज़ वाली कोई ट्रीटमेंट होने जा रही है या क्या ऐसा होगा, ये देखना है। हुआ शुरू जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से। ख्वाजा आसिफ जो है वो वज़ीर दिफा भी हैं, जब वो कोई बात करते हैं फ़ौज के मुतल्लिक या किसी एक्स आर्मी चीफ के मुतल्लिक, तो उसका एक फिर और वज़न आता है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी और होती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी पुरानी वो बातें बतानी शुरू हो गई कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक कर रहे थे, काफ़ी सख्त बातें की, मगर बाकी चीज़ों में उन्होंने इस बात को भी, ये पहले भी स्टोरी आती रही है, मगर उसकी बड़ी तफसील बताई कि कैसे जनरल एजाज अमजद जो कि उनके सुसर थे बाजवा साहब के, उनकी गारंटियों की वजह से जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। तो लिहाजा ये सीनियरिटी की या ये बातें जो कहते हैं ना, वो तो बंद कर दे, मैरिट सीनियरिटी की तो बहस खत्म हो गई है। उन्होंने गारंटियाँ दी थी कि जनाब, और वो गारंटियों से बाद में मुकर गए। तो ये अब ये है कि ये नरम गरम रवैया चलता रहता है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब मतलब खुद ही पहले भी ये बता चुके हुए हैं कि कैसे वो उन मीटिंगों में सुसर साहब की बात 2019 से मुलाकातों का सिलसिला था और जोड़ तोड़ का प्रोग्राम चल रहा था। पब्लिकली उन दिनों जलसों के अंदर जनरल बाजवा के खिलाफ बातें होती थी, मगर उस दौरान में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था, वो भी जारी था। और खुद ख्वाजा साहब जो हैं, उन जो सुसर के हल्का अहबाब था, वो ब्यूरोक्रेट्स का, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप था, जो शाम की महफिल बहुत ज़्यादा उनकी होती थी, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी उसमें शामिल होते थे। ये खुद उन्होंने अपनी उसमें बताया कि मेरी भी ऐसी ही एक मीटिंग के अंदर मुलाकात उनकी हुई। मगर अब वो जनरल फैज़ का तो सिलसिला जारी था, वो एक्सटेंशन जो ये हुई है, तो उससे सवाल आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। और ये क्योंकि तब्दीली होती रही है, इस वक्त जनरल बाजवा की सिचुएशन ये है कि दोनों ही मेजर जो पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ हैं। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं, रिसेंटली भी कहा जी मुझे क्यों निकाला, जो है जब मुझे क्यों निकाला कहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जनरल बाजवा नहीं के दौर में निकले, तो जाहिर है फिर उन्हीं के ऊपर वो सारा बंदूक की नालियाँ उधर हैं। इमरान खान भी यही कहते हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने निकलवाया, तो निकाला, सो वो भी दोनों तरफ से निकले हुए हैं। मगर ये जो कभी नरम कभी गरम जो सिचुएशन है, ये बदलती रही है। ये नून लीग खास तौर पे जो इतनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है बाजवा साहब के लिए, ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, और उसके बाद से फिर जनरल बाजवा की वो अहमद नूरानी साहब हमारे साफी भाई हैं, उन्होंने उनके एहसासों की खबर कर दी थी। तो
इन्होंने ये जो नून लीग की हुकूमती पार्टी थी, इन्होंने तरदीद देने की बजाय कि जनाब ये खबर गलत है, वो लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, पर्चे दर्ज करने शुरू कर दिया, बड़ा रिएक्ट किया था, उनके बचाव के लिए आएगा था। तो इसके पीछे अब ये इसरार है कि क्या वजह है कि ये एकदम से शुरू हो गया है। और उनका देखी फिर जाहिर है वो मीडिया के अंदर भी वो अभी तक काफ़ी जो सीनों में राज दफन थे वो खुलने शुरू हो गए हैं। दूसरा ये है कि असल इशू ये है कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकेगा, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या पेशरफ्त होती है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर मतीन साहब। जी मीर साहब, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये नून लीग की हुकूमत, इन्होंने एक्सटेंशन भी दी, फिर पहले जो है उनके सासों के मुतालिक खबर बनी थी, उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया था, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, पर्चे करवा दिए। अब एकदम से जो बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब भी पुरानी कहानियाँ लेके आ रहे हैं, तो क्या वजह? फिर अगर कुछ नहीं करना तो वाई? नहीं, देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो उनके कहानियाँ सामने लाने की वजूहात कुछ और हैं, क्योंकि वो मेरे ज़ाती इल्म में है। क्योंकि कुछ 3-4 महीने पहले की बात है कि ख्वाजा साहब ने इसी तरह प्रोग्राम में बात की थी कि जो बाजवा साहब और फैज़ साहब हैं, उनको कम से कम कौम से माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए कि जो उनका प्रोजेक्ट इमरान खान है वो फेल हो गया है। तो इस पर बाजवा साहब ने रिएक्ट किया और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को उनके एक बहुत ही करीबी साथी जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं और बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए धमकी दी। और जब वो धमकी दी तो उसके बाद ख्वाजा साहब जो है वो थोड़ा, आप शायद पता नहीं उनको कितना जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ तो ख्वाजा साहब ने उसके बाद जो है ना वो फिर उन्होंने ये अपनी एक आदत बना ली कि वो जिस टॉक शो में जाते थे वो थोड़ा थोड़ा बाजवा साहब को उसमें ठूंगा मारते थे, और ताकि वो और ख्वाजा साहब जो हैं वो तड़पें, क्योंकि उनको पता है कि ख्वाजा साहब को उन्होंने बतौर डिफेंस मिनिस्टर बाजवा साहब के साथ बड़ा लंबा काम किया हुआ है, उनको उनके वीक पॉइंट्स का भी पता था। करते करते वो फिर उनके सुसर साहब पे आ गए और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो फैज़ हमीद के साथ पहली मुलाकात जो है वो जनरल एजाज अमजद के घर पे की थी। उस पर फिर फैज़ साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी सी लूज़ एक गैर मोहतात स्ट्रेटजी इख्तियार की और उन्होंने अपने एक फ़ोन से कुछ इस्लामाबाद के कुछ अहम सहाफ़ियों को फ़ोन करने शुरू कर दिए और कहा जी ये झूठ कहते हैं ख्वाजा आसिफ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। और वो फिर ख़बरें चलनी शुरू हो गई, एक्सक्लूसिव ख़बरें चलनी शुरू हो गई। और फिर ख्वाजा साहब जो है उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, वो फिर मज़ीद डिटेल लेके आए, फिर वो मज़ीद डिटेल लेके आए। तो ये एक तरह से एक सर्द जंग जो है वो ख्वाजा आसिफ वर्सेस जो जनरल कमर जवेद बाजवा है, जब वो जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें उस दौरान में जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और ख्वाजा साहब ने फिर मज़ीद उस जंग को तेज़ किया। फिर उसमें ये मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब आ गए। तो एक ख़बर चली थी 2-3 दिन पहले ख्वाजा साहब के बारे में जी कि उनको रोक दिया गया कि आप बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो मैंने ख्वाजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं रोका और हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में बाजवा साहब के बारे में मज़ीद इंकशाफात करूँगा। लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और बाजवा साहब की लड़ाई नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ साहब की और बाजवा साहब की एक ज़ाती लड़ाई है। जी, मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। आपने हमारे ऊपर जो फायरवॉल के ऊपर और जो कदगनें आ रही हैं, आप हमेशा सहाफ़ती मसलों के ऊपर जो है लीड करते हैं। ये आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं, मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से भी बात करें कि ये अदालतों में पहले भी गई है, मगर अदालतें, हालांकि पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, बेरोज़गारी हो रही है, नौजवान रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, मगर अदालतें पहले इतनी रिसेप्टिव नहीं रही हैं। जी देखें, ये जो मामला है इस पर मुनीज़ जहांगीर साहबा जो है उन्होंने एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी। इसी तरह एक फरीहा अजीज़ साहबा हैं जो डिजिटल राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की हुई है, लेकिन इस पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में है, इसी तरह की एक और दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में है। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे बहुत से जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी हमारा बड़ा हर्ज हो रहा है, और ख़ास तौर पे एक एजुकेशनिस्ट हैं तो उन्होंने 14 अगस्त को
कुछ जो बच्चे हैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार बच्चे, उनकी ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस का अहतमाम किया था। उन्होंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करूंगी बच्चों को तालीम दे के, तो उन्होंने एक ऑनलाइन क्लास का अहतमाम किया था। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो हैं उनको एक ऑनलाइन लेक्चर में वो इकट्ठा करना चाह रही थी, लेकिन इंटरनेट डाउन होने की वजह से वो नहीं कर सकी। इसी तरह मेरा भी एक यूनिवर्सिटी ने 14 अगस्त को एक लेक्चर रखा हुआ था और मैं तैयार बैठा हुआ था, उधर स्टूडेंट्स तैयार बैठे हुए थे और इंटरनेट डाउन था और मैं भी नहीं कर सका। उस दिन फिर मैंने फैसला किया कि हमें इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फिर अगर आप मेरी पिटीशन देखें तो मैंने उसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स का और बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स का ज़्यादा जिक्र किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से अभी मीर साहब के हवाले से मैं बात कर रही थी, ये तो बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पर हमारी यूथ बाहर जा रही है, वहाँ पर ओहदेदार भी लोग जा रहे हैं जो बाकायदा तौर पे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, वो भी सियासी पनाह जो है वहाँ पर जाकर हासिल कर रहे हैं और भाग रहे हैं यहाँ से। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बुनियादी सवाल किया था कि गवर्नमेंट की ये जो है एक, आप देखें ना, आप जो तशहीर कर रहे हैं कि रोज़ वो तख्तियाँ वगैरह लगाने का, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं और करने भी चाहिए, मगर एक जो बुनियादी इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह के बिजली का चल रहा है, ये IT का चल रहा है, महंगाई का चल रहा है, ये बड़े बुनियादी इश्यूज हैं, इनको एड्रेस नहीं कर रहे और वो समझ रहे हैं कि ये कैंपेन्स के जरिए इस तरह की बातें करके लोगों से ध्यान हट जाएगा। जा सकता है। ये वो ज़माने गए जब एक चीज़ को रिपीट कर करके, ये पिछली 20वीं सदी की सियासत 1990s की, अभी लोग बहुत बाशऊर हैं, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज का लेवल है और उनके मसाइल हैं, उनको हल किए बगैर ये नहीं चल सकता। तो ये जो हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, जो मैं उनसे सवाल कर रहा था कि ये तज़ाद जो है कि सिचुएशन में हकीकत के अंदर और उनके ये जो तकरीरों के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा यही है कि क्यों दौड़ रहे हैं फिर। और ये अभी मुसद्दका हो चुका है कि पाकिस्तान में पूरे खित्ते नहीं, दुनिया भर के उन मुल्कों में आ रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोग अपने मुल्कों से दौड़ रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो लीगली जा रहे हैं, जो कश्तियों पे जा रहे हैं, रोज हर हफ्ते ये खबर आ जाती है फलानी जगह पे समंदर में जहाज डूब गया इतने, और पाकिस्तानी हमेशा निकलते हैं, ट्रंकों में जा रहे हैं, पता नहीं किस किस तरीके से जा रहे हैं। सो डेस्परेशन है, एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट, वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। एक इकोनॉमिक कंडीशन है, दूसरा एक घुटन का माहौल भी है ना, सोशल मीडिया भी नहीं है, वो यार लोगों को एक चले पास टाइम मिला, पता इस मुल्क में कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है। आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अगर इतने नालायक हैं कि आपसे नहीं वो हैंडल कर रहा है, इस तरह उसके ऊपर अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे, तो फिर आपने क्यों ये पंगा क्यों लिया, मैं ये समझता हूँ। अब आते हैं उस मामले के ऊपर आमिर साहब, जिसमें हमें देखना है कि हम पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। जो फाफन है उसने अपनी एक रिपोर्ट आमिर साहब जारी की है जो जाहिर करेगी कि मुल्क भर के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या। अगर आपकी इजाजत तो मैं थोड़े से निकात देखने वालों के साथ शेयर कर लूं कि इस वक्त उन्होंने बताया कि 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 377 में से सिर्फ 25 ऐसी इंतखाबी दरखास्तें हैं जिनको निपटाया है। 377 में से 25 सिर्फ की गई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 377 जो दायर दरखास्तें थी उसमें से अगर हम परसेंटेज निकालें तो सिर्फ आमिर साहब 7% ऐसी दरखास्तें हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की। ये हमारा सिस्टम है कि किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। वो बताते हैं कि पंजाब के अंदर जो 6 ट्रिब्यूनल्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फाल है और उनमें जो दायर दरखास्तें हैं वो तारीख से यानी कि 180 दिन होते हैं, 180 दिन से भी आगे बढ़ चुकी हैं मगर उनको कोई नहीं पूछा। 100 तरीकाकार ये है कि 180 दिन के अंदर जो हैं ये निपटाई जानी चाहिए। 180 का मतलब है 6 माह। तो ये फरवरी में इलेक्शन हुए थे, देख लेना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 माह तो अगस्त में हो गए, ये निकल चुके हुए हैं। और यहाँ याद रहे आप और हम सब, ये
इस खबर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई गई। मगर ये इस वक्त देखें, मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी जब तक मैं जो कह रहा हूँ बुनियादी मसलों का हल ही निकालेंगे। और इसके ऊपर पहले ही मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी पार्लियामेंट वर्सेस अदालत जो है आमने सामने खड़े कर दिए गए हैं, वो फैसला भी आना है। दूसरा ये जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स का इसका बैकग्राउंड ये है कि दरमियान में पंजाब के अंदर उन्होंने कहा जी अपनी मर्जी के वो रिटायर्ड जज लगाना चाहते थे, फिर उसके बाद अब ये वो इशू चल रहा है कि जनाब ये जो लगने थे ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी चलनी है या जुडिशरी की चलनी है, ये उसके अंदर अब ये अब जो है इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है कि एक तरफ बहुत बड़े भाषण आते हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कई दफ़ा कि देखे ना छुट्टी पे लोग चले जाते हैं और अपना काम नहीं करते, तरमिला साहब के लिखा गया जी कि जी वो फैसला नहीं लिख के गए। तो ये भाई साहब जो सिलेक्टिवली कुछ धड़ाधड़ कुइयों को पहिए लगे हुए हैं और जिनको स्लो डाउन किया हुआ है, ये केसेस हैं जो कि बुनियादी केसेस हैं। ये दोबारा ये लिस्ट में था मगर वो बताया जा रहा है कि अब आगे चला गया है, इनके ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा वहाँ जान के। और ये जब ये 80-180 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर ये मज़ीद होगा। देखिए आमिर साहब 90% जो ये पंजाब के हवाले से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फॉर्म जो 45 है उसमें 90% जो फॉर्म है वो तो वैसे डूबियस है, मशकूक है, जिनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स ही मौजूद नहीं है। ये हालात हैं इलेक्शन हुआ। समझ तो आती है, सियासी वजह तो समझ आती है। 100 वोट है तो वहां पर 110 से 115 30-40% का फर्क है कि जो लोग आए उन्होंने 2 वोट का उनको इजरा किया गया, कौमी असम्बली में डाल के प्रोविंशियल में डाला ही नहीं है। तो वो जिस तरह की उनकी कहानी है, जिस तरह से रोहन चौधरी की, अब सबसे बड़े लाहौर के लीडर रोहन चौधरी साहब बन गए हैं और मतलब है कि वो अभी नज़र आ रहा है उसकी वजूहात कि ये क्यों लेट हो रही हैं, मगर उनको लटकाए बगैर ये फिर ये इदारों का भी तो तमस्खुर उड़ाने वाली बात है ना। इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन का आप देखिए जब जजेस इलेक्शन कमीशन की मर्जी के लगेंगे ये फैसला करना है कि जो मशवरा है वो मीनिंगफुल, वो क्या इलेक्शन कमीशन का फाइनल चलेगा या वो चीफ जस्टिस साहब का या जज साहब का लाहौर हाई कोर्ट का चलेगा। तो अब ये इसमें हमेशा ऐसे मामलों के अंदर एक मंतक जो होती है वो हमेशा टांग जो है ऊपर हमेशा अदलिया की रखी जाती है क्योंकि इंसाफ करना होता है। और ये इलेक्शन कमीशन तो कहीं भी किसी भी इंसाफ के पैमाने पे पूरा आता ही नहीं। ठीक है, इसकी एक और चीज भी आमिर साहब आपकी इजाज़त से ऐड करके फिर हम जरा कॉटन की तरफ चलेंगे। इसमें फाफर ने यह भी दर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन की चूंकि आपने बात की, उन्होंने कहा जो ट्रिब्यूनल्स के सामने दरखास्तें दायर हुई हैं उनमें ना तो सही तादाद अभी तक रिपोर्ट की गई इलेक्शन कमीशन ने और ना ही उसकी जो ज़ैली तफसीलात है उनको जारी किया गया या जाहिर किया गया। ये भी फाफर की रिपोर्ट कहती है जो जाहिर करती है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार काफी हद तक इस मामले के अंदर मशकूक है। चलिए इसके ऊपर भी आमिर साहब मजीद हम देखते रहेंगे। अब आते हैं अपने टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ जो कि शायद बहुत ज्यादा ना हो जाए लेकिन आखिरी सांसों ही भर रहा है आमिर साहब, जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की हालत है। ये सिर्फ टेक्सटाइल का मसला नहीं है, जो कपास की फसल खास तौर पे, बाकी भी जाहिर है गंदम की आपको पता है आगे बहुत बड़ा इशू हुआ कि जब स्पोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी और उनकी जो आधी कीमत के ऊपर जब ये उनको अपनी फसल बेचनी पड़ गई थी, ये उस वक्त सवाल उठा था, ये कहा गया था कि किसान के पास जब पैसे नहीं होंगे तो अगली गंदम की फसल भी मुतासिर होगी और कपास की फसल जो है उस पर खर्चा ज़्यादा होता है। तो वो पहले ही हमारा वो लॉस था, तो अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और कपास जो है सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं है, एक तो ज़राअत के लिए कि किसान जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबर फोर्स जो है वो मुंसलिक ही उससे है। कपास किसान को अफेक्ट करती है, किसान के पास पैसा नहीं आता तो वो सर्कुलेशन में नहीं आता, कारोबार मुतासिर हो जाते हैं। कारोबार से फिर जो है इंडस्ट्री जो है सिर्फ टेक्सटाइल और बाकी इंसिलरी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर स्पिनिंग भी आ जाती है, जो है गारमेंट्स भी आ जाते हैं तमाम ही। तो वो ये कहा जाता है कि ये काफ़ी सालों से वैसे तो मसला जारी है, मगर 1 मिलियन बेल का जब कमी होती है तो उसका $2 बिलियन का इम्पैक्ट आता है ओवरऑल। अभी वहाँ पे सूरत हाल आई है कि बड़ी ही मैं समझता हूँ ये नंबर 1 स्टोरी होनी चाहिए थी कि ये बताया जा रहा है कि अभी तक की जो कटाई हो रही है, कपास की चुनी जा रही है फसल, उसके अंदर जो है 50% का, ये पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन कह रही है कि 50% का फ़र्क आ रहा है कि जो 1.075 मिलियन बेल्स जो हैं वो सिर्फ अगस्त तक आई हैं, जो कि
2.11 होनी चाहिए थी, जो कि 50% कम है। अब ये बहुत बड़ा 50% की कमी बहुत ज़्यादा है। याद रहे कि पहले ही हमारा पिछले साल 10 मिलियन बेल्स का टारगेट था, तो वो 8 के करीब आई थी। इस दफ़ा दोबारा बताया जा रहा है कि जनाब टारगेट मीट नहीं हो पाएंगे, ये 8 और 8.5 का होगा। हमारी जो ज़रूरत है, याद रहे कि अगर 8 मिलियन बेल्स आती हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो ज़रूरत होती है वो 12.13 मिलियन होती है। सो ये 4-5 मिलियन डॉलर का जब आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि और चारा नहीं होता, हमारी ज़रूरत इतनी है। एक तो आपको इंपोर्ट बिल के अंदर डॉलर का खर्चा, वो आपको आपके डॉलर के ऊपर, आपके करंट अकाउंट के ऊपर ये असर पड़ेगा कि हमारे पास डॉलर का एक इशू रहता है ना। IMF के इधर तरले कर रहे हैं, जो कि अभी तक बाय द वे 28 की जो उनकी तारीख है उसके अंदर एजेंडे में भी नहीं है। सो अभी वो फैसला भी होना है कि देना है नहीं देना। सब्सिडीज के ऊपर बताया जा रहा है, उनको बड़े जो बांटी जा रही है ना बिजली की सब्सिडियां, उसके ऊपर IMF को काफी एतराज की रिपोर्टें आ रही हैं। सो ये 5 मिलियन डॉलर का बेल्स का जो फर्क पड़ेगा, इससे आप 10 बिलियन डॉलर का, आप देखें कहाँ 1-2 बिलियन के लिए तरले कर रहे हैं, हम रोल ओवर्स करवा रहे हैं, कहाँ पर ये 10 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट है। और जब ये फैसले किए जा रहे थे उस वक्त हम तरला कर रहे थे, खुदा करिए किसानों को पैसा देना, कोई बाहर नहीं जाना, मगर इससे किसान तरक्की करता, मुल्क तरक्की करता, और वो होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। अब हम उस मुअम्मे की, मैं मामला तो नहीं कहूँगी आमिर साहब, अब मुअम्मे की बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली सोशल मीडिया के बंदिश के हवाले से है, सोशल मीडिया की ऐप्स के स्लो डाउन होने की वजह से है। मुझे ये बता दें आप आमिर साहब के सवाल तो यही बनता है कि बिलीव किस पे करना है, वज़ीर IT पे बिलीव करना है, चेयरमैन PTA पे बिलीव करना है, किसके वर्ड ऑफ माउथ पे आपने बिलीव करना है कि इनफैक्ट हो क्या रहा है पाकिस्तान जी? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है, ये मैं समझता हूँ सबसे अहम मसला ये है। एग्जैक्टली क्यों? इसलिए कि इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार है। जो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स आ रहे हैं कि जी 500 मिलियन का ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं इनका नुकसान हो गया, फिर लाखों नौजवान बेरोजगार जो हैं वो जो बेचारे अपनी रोटी रोजी कर रहे थे। सर बड़ी हैरानी की बात थी, मुझे नहीं था पता कि दुनिया में सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे काम बच्चे कर रहे हैं वो हम 3रे नंबर पे आते हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट क्लेम करती है आज भी कि जी हम 25 बिलियन डॉलर के IT से ला रहे हैं और जी ये है। दूसरी तरफ से एक अजीब कॉमेडी चल रही है, कभी मान लेते हैं कभी नहीं है। शिजा फातिमा बीबी ने कल परसों ये कहा कि जी हम कुछ कर ही नहीं, IT मिनिस्टर है पाकिस्तान की। आज जो है ये बताया गया कि 2-3 चीजें, उन्होंने कहा जी वो नहीं, ये इंटरनेट का नहीं मसला, ये तो मरीन केबल की वजह से मसला है कि वो खराबी है। हाँ। और बड़ा जो इन्होंने चेयरमैन PTA हैं इनकी तरफ उनका जवाब ये था कि ये सिर्फ 5-7 दिन का मसला हुआ है और 27 अगस्त तक ठीक हो जाएगा। कोई उन्होंने उसको ज़्यादा वो नहीं किया। अब उनका बयान और जो मार्केट की खबरें आ रही हैं, और बड़ा ये भी लॉस भी उनका जी 30 करोड़ का लॉस हुआ है इस टाइप का, तो ना तो जितनी इसकी गंभीरता है उसका उनकी उससे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लोग 1 साल से चीखे मार रहे हैं और पिछले चंद महीनों से तो बहुत चीखे मार रहे हैं कि जनाब ये कोई 5-7 दिन का मसला नहीं है, बड़ा पुराना है। और दूसरा जो एक बुनियादी सवाल था उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया जो कि उमर यूब साहब ने पूछा। उनके जी आप कह रहे हैं कि वो फायरवॉल नहीं, उन्होंने कहा जी हम इसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं वेब का। तो उन्होंने कहा, जो पूछा उमर यूब साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि इसका स्कोप क्या है इस फायरवॉल का, क्या इदारे इंटरनेट कॉल्स रिकॉर्ड और डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया बिल्कुल भी। और साथ में उन्होंने कहा कि जनाब मेरा कोई नहीं, हुकूमत से जवाब लें फायरवॉल का। हुकूमत हमें कहती है पीका के कानून के तहत हमारे पे लाजिम है कि हम वो कहें। अब हुकूमत एक तरफ तो कहती है हम कहते नहीं हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि हम तो ऑर्डर पे चलते हैं। हमें जो हुकूमत कहेगी और हुकूमत के पास कानून के तहत ये इख्तियार मौजूद है, तो ये एक तो डिनाइल है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ अली एहसान साहब हैं, ये IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। अली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया है इसको बड़ा मैं समझता हूँ कि बिलिटल किया है, क्योंकि इतना बड़ा एक्चुअली 5-7 दिन का मसला है और लॉस का भी ऐसी 30 करोड़ रुपए का लॉस है। तो हमें समझाएं कि इसका स्केल क्या है और इससे क्या फर्क पड़ रहा है।
जी, शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जी, इस वक्त जितना ये इशू संजीदगी से डील करना चाहिए, उसके खिलाफ में हमें नजर आ रहा है कि लोग मजाक बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक कॉमेडी शो में बैठा हूँ। पहले मुझे बताया जाता है कि VPNs की इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है, फिर हमें बताया जाता है कि एक्चुअली एक फॉल्टी सी केबल हो गई है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या गवर्नमेंट के दो इदारों में आपस में स्टोरी उनकी सिंक क्यों नहीं कर रही। मैम शज़ा की आज की कहानी और उनकी हफ्ते पुरानी की कहानी आपस में सिंक क्यों नहीं कर रही। पूरे खित्ते की में वो हमारी केबल को ही काटी जा रही है। मैं भी कह रहा हूँ फायरवॉल इन्होंने बना ली है, इनको तो एक आयरन वॉल बनानी चाहिए उस केबल कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार वो थ्रू जाके बॉर्डर क्रॉस करके हमारी केबल काट देती है और हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट उस साइड पे भी करनी चाहिए। अब थोड़ा सा संजीदगी से इसके ऊपर बात करते हुए, 300 मिलियन डॉलर का जी नुकसान है। हमारे लिहाज से ये ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 10% बनता है। रेपुटेशनल लॉस अपनी जगह, हर रोज हमें कहानी मिल रही है कि ये टॉप IT कंपनी का इतने मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट लूज हो गया, इतनी बड़ी IT कंपनी जो थी वो इतने मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन थी, तो घंटे के लिए उनका इंटरनेट बंद हो गया। और ये मईशत की, लोगों की रोजी रोटी की बातें हैं और हम इसको इतना लाइटली ले रहे हैं कि हमने कहा कि जी फॉल्टी सी केबल है जो 7 दिन बाद जाके सही होगी। तो क्या 7 दिन के लिए हम धंधा बंद कर दें, लोगों को घर भेज दें, उनकी नौकरियां और नौकरियों से उनको रिमूव कर दें? डैमेज हो रहा है, कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रही, हमारे साथ मुशावरत भी नहीं की जा रही कि जी ये मसले आ रहे हैं, हमें इसको किस तरह करना चाहिए। हम हर रोज ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कोई एक संजीदा बंदा हाथ लगे जो बताए कि जी हम समझते हैं कि आपका मसला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि VPN का भी जो अगर फर्ज करें मान भी लिया जाए तो VPN भी तो गवर्नमेंट ने ही बंद किया है ना। X जो बंद किया हुआ है उसकी वजह से VPN इस्तेमाल हो रहा है, पहली बात। दूसरा, उनका एक आज जो नया एक उसमें से कट्टा खुला है कि ये बताया गया कि ये 2019 में PTI की गवर्नमेंट में हुआ। चलें जी मान लेते हैं वो हुआ, मगर बुरी चीज तब भी हुई, ये कब हुई इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात यह है कि उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, उसको किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। फर्ज करें ये भी मान लेते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, मगर बजाय सिक्योरिटी के वो चंद लोगों को पकड़ने का सिस्टम आपका इतना खराब है कि पूरे पाकिस्तान और पूरी एक सेक्टर IT सेक्टर का गला घोंटना है, तो ये कोई तुक नहीं बनती। लास्ट से ये मैं चाहूंगा कि ये महसूस जो हुआ है ये तो चंद महीना में हुआ है, हुआ होगा ये ऑर्डर ये इमरान खान की गवर्नमेंट में, मगर उस वक्त इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई थी। देखिए, मेरे ख्याल में आप तो बहुत सारी चीजें मानने के लिए तैयार हैं, हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी कम चीजें मनवाएं। पहली तो बात है जी कि ये फायरवॉल का जो सिस्टम है जिसको वेब मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं, वो 2013 से किसी फॉर्म में पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है और यकीनन दुनिया में सारे ममालिक कुछ ना कुछ फायरवॉल इस्तेमाल करते होंगे। सवाल पूछने वाला ये है कि अगर 2013 से ये सिस्टम चल रहा है तो इंटरनेट जो है वो 2 हफ्ते पहले क्यों इतना बुरा खराब होना शुरू हुआ है? फायरवॉल्स बिल्कुल और ममालिक में इंस्टॉल होते होंगे, क्या उसकी वजह से उनका इंटरनेट चलना बंद हो जाता है? हमारे ख्याल में ये जो कह रही है कि VPNs की वजह से CDNs कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स बाईपास हुए हैं और उसकी वजह से इंटरनेट स्पीड नहीं चल रही, तो कम से कम ये बयान आधा तो सच है, क्योंकि बिल्कुल CDNs आपके इस वक्त बाईपास हो रहे हैं। ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की वजह से बाईपास हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है वो CDNs के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये अब उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे जो पाकिस्तानी होते हुए बात समझ नहीं आती कि ठीक है गलती हो जाती है, वैसे शायद कौमी सतह पे इंटरनेट रोल आउट करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, मगर अगर गलती हो गई है तो माने, बताएं क्या हुआ है, मशवरे करें IT के माहिरीन के साथ। हम IT की एसोसिएशन है, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, तो इनका मसला भी हल कर सकते हैं। मगर नहीं, हमने मसले को डिस्कस नहीं करना, हल नहीं ढूंढना, हमने
एक के बाद एक स्टोरी सुनानी है। तो ये वीपीएन का आर्गुमेंट जो है वो एक फनी लगता है। एक तो ये आप वाली सही बात है कि इकरार करें, पूरी बात करें, उस पर हुआ है कि अवाम को भी डाल दिए गए, अवाम जो कि वीपीएन यूज कर रही है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर से लेके सारी काबीना उसको यूज करके ट्वीट्स कर रही है, वो तो है, मगर ये इतनी इनकी क्या कहें कैपेसिटी इशू है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर वो कंपैटिबल नहीं था ये सॉफ्टवेयर जो है वीपीएन के साथ, तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये इतने बड़े आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं, इनको नहीं पता, ये तो बच्चों का ही काम है। देखिए 10 साल से, अगर मेरी बात सच है, जो रिकॉर्ड प्रूव करेगा कि डेफिनेटली सच है, 10 साल से सिस्टम रोल आउट हुआ है, 3 बार लोकल वेंडर्स के थ्रू इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। हम उन लोकल वेंडर्स को जानते हैं जिन्होंने इस बार नहीं डिप्लॉय किया। अगर 10 साल से सिस्टम स्मूथली चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ी उसको इतना अपग्रेड करने की, एक नया वेंडर लाने की? वो कौन सा वेंडर है और कौन सा प्रोडक्ट है जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के साथ सही तरह नहीं चल रहा? किस लेवल की सर्वेलेंस इंस्टॉल की जा रही है? कि देखें, मैं मानता हूं कि डिजिटल टेररिज्म और साइबर अटैक्स गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन नेसेसरी है एक डिग्री के लिए, मगर आईटी इंडस्ट्री इससे क्यों मुतासिर हो रही है? हमारे ऊपर कौन से सोशल मीडिया कर्व्स हैं? हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, हमें इसका बाईपास क्यों नहीं अवेलेबल किया गया मईशत को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्या कौम की, जो इस वक्त हम नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं, क्या कौम की मईशत को प्रोटेक्ट करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? और अगर है तो ये किसकी गलती माने और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको क्या सजा मिलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब आपका। बहुत शुक्रिया अली एहसान, आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आमिर साहब, वक्त भी खत्म हो गया, आपका बेहद शुक्रिया। देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।